Anipseyni.com। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एनीसेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, एक तूफानी रात में दाफेंग एक मिस्टीरियस टेंपल पहुंचता है जहां उसकी एक छोटी सी एक्शन ने माउंटेन गॉड की मूर्ति को तोड़ दिया। लेकिन असली हंगामा तब शुरू होता है जब प्रिंसेस और उसका जनरल वहां पहुंचते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एंट्री मारता है शिया, जो एक बिट्रेड वॉरियर था और सिर्फ बदला लेना चाहता था। जनरल ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिया की पावर के आगे वो नहीं टिक सका। जब सबकी उम्मीद खत्म हो गई थी, तब दाफेंग ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव मारा और अपनी हिडन कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट कर दिया। और एक ही झटके में शिया को ऐसा डर लग गया कि वो बंदा सीधा ही भाग गया। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी? क्या दाफेंग सच में इस दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों में से एक है? ये सब जानने के लिए चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि दाफेंग गुस्से में बोलता है, अरे यार, इतना मूड बना था फाइट का, लेकिन ये साला भाग गया, मजा ही खत्म कर दिया। जनरल आके दाफेंग का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुमने हमें बचा लिया, तुम एक जीनियस हो। दाफेंग स्टाइल में कहता है, हाँ, मेरे मास्टर भी मुझसे यही कहते हैं, तो अब मैंने भी मान लिया कि मैं एक जीनियस हूँ। इतने में प्रिंसेस अपने घोड़ा गाड़ी से उतरती है और दाफेंग की तारीफों के पुल बांधने लगती है। दाफेंग, तुम तो एकदम कमाल की हो, इतनी पावर तुम्हारे जैसे यंग लड़के के पास कैसे हो सकती है? दाफेंग तो बस प्रिंसेस को ही देखता रह जाता है। वो सोचता है, ये तो प्रिंसेस कम और एंजल ज्यादा लग रही है। प्रिंसेस बोलती है, तुमने मेरी जान बचाई, ये तुम्हारा एहसान है रहा। कभी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं मदद जरूर करूंगी। दाफेंग के दिमाग में एक और चीज आती है, ये प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, शायद इसके पास कल्टीवेशन पावर नहीं होगी। तभी जूडी चिल्लाती है, ओए आंखें बंद करो, हमारी प्रिंसेस एक हाई लेवल की कल्टीवेटर है, पर किसी की बुरी नजर लग गई और उसको एक अजीब सी बीमारी हो गई। पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। प्रिंसेस उदास हो जाती है और दाफेंग से पूछती है, सुना है मेडिसिन किंग मर गया, क्या ये सच है? दाफेंग कहता है, मेरे मास्टर ने कहा तो बस सच ही होगा, मेरे मास्टर कभी झूठ नहीं बोलते। प्रिंसेस डिप्रेस होकर कहने लगती है, अब तो लगता है कि जिंदगी भर ये तकलीफें सहनी पड़ेंगी। फिर थोड़ी देर बाद मूड चेंज करके दाफेंग से पूछती है, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? दाफेंग कहता है, कैपिटल सिटी जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी एक सीनियर सिस्टर है, उससे मिलने। प्रिंसेस एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मैं भी कैपिटल सिटी ही जा रही हूँ, चलो तुम मेरे साथ ही चलो, रास्ते भर मजा करेंगे। दाफेंग पूछता है, प्रिंसेस एक्साइटेड हो जाती है, अरे वाह, मैं भी वहीं पर जा रही हूँ, चलो तुम मेरे साथ ही चलो, रास्ते भर मजे करेंगे। दाफेंग पूछता है, वैसे मेरी सीनियर सिस्टम का नाम है जिन जाओ, सुना तो है? ये सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं, सबकी हवा टाइट हो जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो वही डेंजरस वुमेन है। दाफेंग कंफ्यूज होकर सोचता है, ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? प्रिंसेस कहती है, छोड़ो इन सबको, चलो तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर जाकर देखते हैं। रात होती है, 12 बजते हैं और तभी प्रिंसेस की बीमारी भी एक्टिवेट हो जाती है और उसका पूरा बदन जलने लगता है और वह तकलीफ से तड़पने लगती है। दाफेंग जनरल से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने ऐसी बीमारी कभी देखी नहीं है। जनरल कहता है, पता नहीं, इसलिए इसका इलाज ढूंढने निकले थे। फिर कहता है, तुम सो जाओ, कल लंबा सफर है। दाफेंग टेम्पल में जाके सोने की कोशिश करता है, पर नींद नहीं आती। वो सोचता है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। फिर सोचता है, चलो कल्टीवेशन ही कर लेता हूँ। जैसे ही दाफेंग कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, एकदम पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि आग तक जल जाती है। ये औरत आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा गाड़ी तक पहुंचता है जहां प्रिंसेस तड़प रही थी। जैसे ही वो उसको टच करता है, उसकी तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। प्रिंसेस शॉक होके कहती है, ये कौन सा अजीब सा हो रहा है जो मेरी तकलीफ को हटा रहा है? जूडी जाके चेक करती है और देखती है कि दाफेंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा है और वहीं से ओरा आ रहा है। प्रिंसेस कहती है, एक काम करो, दाफेंग से बोलो कल्टीवेशन रोक दे, देखते हैं तकलीफ वापस आती है या नहीं। जैसे ही दाफेंग कल्टीवेशन रोकता है, प्रिंसेस की तकलीफ डबल हो जाती है। अब उसको कंफर्म हो जाता है कि दाफेंग का ओरा ही उसका इलाज है। वो चिल्लाती है, जल्दी जाओ और दाफेंग से कहो कि वापस स्टार्ट करे और मेरे पास आके करे। जूडी जाकर दाफेंग से बोलती है, वापस स्टार्ट कर दो और यहाँ घोड़ा गाड़ी के पास आके करो। दाफेंग चिढ़ जाता है, अरे यार, अभी बोल रही हो तो बंद करो, अभी बोल रही हो तो वापस शुरू करो, ये लोग पागल है क्या? फिर भी दाफेंग तो भला इंसान है, मदद तो ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे चाहो मुझे नचा लो, कभी बोलते हो ये करो, कभी बोलते हो वो करो, समझ नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन फिर भी वो प्रिंसेस के लिए वहां बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है, पर जो और अंदर आ रहा था वो बहुत कम था। प्रिंसेस थोड़ी परेशान होकर जूडी से कहती है, जाओ और दाफेंग से कहो कि वो घोड़ा गाड़ी के अंदर आए और मेरे बगल में बैठ के कल्टीवेशन करे, ताकि उसका और ज्यादा ओरा यहाँ तक आ सके और मेरी तकलीफ कम हो सके। जूडी ये सुन के शॉक हो जाती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप क्या कह रही हैं? आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है और एक अनजान इंसान को अपने साथ घोड़ा गाड़ी के अंदर बुला रही हैं, ये ठीक नहीं लगता। प्रिंसेस इरिटेट होकर बोलती है, सब छोड़ो, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि बर्दाश्त भी नहीं हो रही।
तुम जाओ और दाफेंग को बुलाओ, उससे बोलो कि फौरन अंदर आए। जूडी आती है और दाफेंग से कहती है, सुनो दाफेंग, प्रिंसेस ने तुम्हें अंदर बुलाया है, पर सुन लो, अगर अंदर जाके तुमने कोई भी गड़बड़ की या एक बार भी प्रिंसेस की तरफ आंख उठा के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दाफेंग थोड़ा शर्मा जाता है और सोचता है ये मैं कैसे अंदर जाऊंगा, पर फिर भी वो प्रिंसेस के लिए हाँ बोल देता है। ठीक है, मैं अंदर जाके कल्टीवेशन कर लेता हूँ। जूडी लास्ट वार्निंग देती है, याद है ना मेरी बात, एक बार भी इधर उधर देखा तो खैर नहीं, मैं यही बाहर खड़ी हूँ, कोई आवाज आई तो सीधा ही अंदर घुस के पिटाई कर दूंगी। दाफेंग अंदर आता है और देखता है कि पूरा माहौल बहुत ठंडा है और प्रिंसेस की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। वो फौरन बोलती है, दाफेंग जल्दी करो, कल्टीवेशन स्टार्ट करो। दाफेंग शुरू कर देता है। जैसे जैसे उसका ऑरा बाहर निकलता है पूरा कमरा गर्म हो जाता है। प्रिंसेस की बॉडी जो जम रही थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। प्रिंसेस बिना सोचे समझे आके दाफेंग के बिल्कुल पास बैठ जाती है और कहती है, कल्टीवेशन की जो स्पीड है उसे बढ़ा दो, थोड़ा फास्ट करो ताकि मेरी तकलीफ कम हो। प्रिंसेस को इतना ज्यादा करीब देख के दाफेंग शर्मा जाता है और सोचता है कि ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, पर फिर भी वो हिम्मत रखता है और कल्टीवेशन रखता है। जैसे जैसे वो स्पीड से कल्टीवेशन करता है प्रिंसेस की तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। पूरा घोड़ा गाड़ी उसके ऑरा से भर चुकी थी। दाफेंग को समझ नहीं आता कि ये कौन सी बीमारी है जो मेरी कल्टीवेशन से प्रिंसेस ठीक हो रही है, पर फिर वो सोचता है जो भी हो, अगर मैं मदद कर रहा हूँ तो अच्छा है। प्रिंसेस की तकलीफ कम हो तो प्रिंसेस की तकलीफ कम तो हो रही थी, पर फिर भी तरह से गई नहीं थी। उसे और ऑरा की जरूरत थी। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है वापस गिर जाती है। अब उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दाफेंग घबरा जाता है और सोचता है कि अब क्या करूं, और इतनी टेंशन में उसका कल्टीवेशन रुक जाता है। जैसे ही कल्टीवेशन रुकता है प्रिंसेस की तकलीफ और बढ़ जाती है। दाफेंग सोचता है कि लगता है कि सिर्फ कल्टीवेशन से काम नहीं चलेगा, कुछ और तरीका ढूंढना होगा। फिर वो डिसाइड करता है कि अपनी पावर डायरेक्टली प्रिंसेस के अंदर ट्रांसफर करेगा ताकि एक ही झटके में उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और थोड़ा सा ऑरा डायरेक्ट प्रिंसेस के अंदर ही डाल देता है। जैसे ये होता है प्रिंसेस हवा में फ्लोट करने लगती है और उसके अंदर से सारी बीमारी वाला ऑरा निकलने लगता है और दाफेंग का ऑरा उसके अंदर जाने लगता है। जैसे ही ज्यादा ऑरा ट्रांसफर होता है एक जोर का धमाका होता है। उसके बाद प्रिंसेस आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है, पर दाफेंग शौक में पड़ गया था कि यार मैंने इतना ज्यादा ऑरा तो नहीं लगा दिया, फिर ये काफी ज्यादा ले गई। लेकिन वो खुश था कि प्रिंसेस की तकलीफ कम हो गई है। दोनों रिलैक्स हो ही रहे होते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि घोड़ा गाड़ी के आसपास कोई आ रहा है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। क्या ये कोई दुश्मन है या फिर एक दोस्त? लेकिन वो आदमी कौन है ये नहीं बताया जाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस पे एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट मिलती रहे।